नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेखन कौशल। लेखन कौशल में सबसे छोटी विधा है अनुच्छेद लेखन। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद लेखन पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये अनुच्छेद है क्या, अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। जब किसी घटना, दृश्य या विषय को सारगर्भित तथा संक्षिप्त रूप से एक ही अनुच्छेद में यानी कि एक ही पैराग्राफ में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। और जब लिखा जाता है तो अनुच्छेद लेखन। अनेक लेखकों ने इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अगर हम कह सकते हैं सही और अच्छे ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना का अर्थ अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद अपने मन के विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है उसे अनुच्छेद कहा जाता है। और भी कह सकते हैं हम कि जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे हम निबंध लेखन कहते हैं। किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन दोनों में ही हमें अपने उस विषय दिए गए विषय पर अपने भाव और विचार प्रकट करने हैं, लेकिन निबंध में हम उन्हीं भावों को विस्तार से बताते हैं, जबकि अनुच्छेद लेखन में वही भाव और विचार संक्षिप्त रूप से कहे जाते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बना लेने चाहिए। जब भी हमें कोई विषय दिया जाता है तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमें इस विषय के तहत लिखना क्या है। वो संकेत बिंदु उनके बनाकर नोट कर लेने चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। क्योंकि हमें सीमित शब्दों में लिखना है, इसलिए शुरू से ही हम भाषा को प्रभावशाली लिखें ताकि हमें उसे समझाने के लिए बार बार न लिखना पड़े। यानी कि एक ही बात को बार बार नहीं दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। हमें क्योंकि सीमित शब्द लिखने हैं, इसलिए हमें एक ही बात को बार बार दोहराना या एक चीज़ को डिटेल से यानी विस्तार से कहना, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। लेकिन हमें अपने विषय पर फोकस करना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि हम अपने विषय से न हटें, विषय को लेकर ही चलें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। विषय से संबंधित सूक्ति तथा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं अनुच्छेद में। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित सारी बातें एक ही अनुच्छेद में कही जाती हैं। अनुच्छेद में विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाता है। अनुच्छेद लेखन में मूल बिंदुओं की ही केवल चर्चा की जाती है। अनुच्छेद पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि विषय से संबंधित सभी मुख्य बातों का उल्लेख हुआ है। अनुच्छेद की भाषा सहज, सरल तथा वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े विस्तृत वाक्य नहीं होने चाहिए। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए, यानी इसमें 150 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। अर्थात हमें शब्द सीमा, क्योंकि हमें विषय के साथ साथ शब्द सीमा भी दी जाती है अंकों के अनुसार। यदि 3 अंक का अनुच्छेद लिखना है तो उसमें शब्द सीमा 80 से 100 शब्द दी जाती है। यदि हमें 5 अंकों के लिए अनुच्छेद लिखना दिया जाता है तो 100 से 150 के बीच में शब्द लिखे जाते हैं। अनुच्छेद लेखन करते समय सीधे विषय पर आकर ही लिखना चाहिए। हमें उसमें भूमिका इत्यादि नहीं बांधनी चाहिए। वाक्य छोटे होने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े हुए भी होने चाहिए। यानी छोटे वाक्य तो हो लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख देते हैं
तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद की विशेषताएं क्या होती हैं। अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना होती है। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार को एक ही बार व्यक्त करता है। अनुच्छेद में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखा जाता है। अनुच्छेद के वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अनुच्छेद ये था कि अनुच्छेद को कैसे लिखना चाहिए, अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अनुच्छेद की विशेषता क्या है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि ये अनुच्छेद हमें कैसे लिखने चाहिए। जैसे सबसे पहला उदाहरण हम ले लेते हैं जीवन में त्योहारों का महत्व। यदि हमें ये विषय आ जाता है तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसके संकेत बिंदु, जैसे भारतीय संस्कृति में त्योहार, भारत के प्रमुख त्योहार, संदेश और महत्व। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्योहार माला के मोतियों की भांति पिरोए हुए हैं। प्रत्येक त्योहार का अपना धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये त्योहार अलग अलग ऋतु में पूरे हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं और भारतीयों का जीवन अनुराग और उल्लास से भर देते हैं। इनमें होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, ईद उल फितर, क्रिसमस, ओणम, पोंगल, गुरु पूर्णिमा आदि प्रमुख है। अर्थात अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। जहाँ होली रंगों की सूचक है और जीवन में रंगों की विशेषता बताती है, वहीं ईद प्रेम का संदेश देता है। ओणम, पोंगल समृद्धि का बोध कराते हैं। क्रिसमस जीवन में लय लाता है। इस प्रकार प्रत्येक त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है। सभी त्योहार भारतवासियों के जीवन को भाव विभोर कर उत्साह से भर देते हैं। उत्सवों की यह परंपरा भारतवासियों के जीवन से जुड़ी है। यह त्योहार नित्य नव जीवन का संचार कर हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। धन्य है भारत भूमि, जहाँ त्योहारों की इतनी बड़ी श्रृंखला है, जिससे भारतवर्ष पूरे वर्ष प्रकाशित रहता है। तो इस तरह से जीवन में त्योहारों का महत्व में आपको एक पैराग्राफ में इस तरह से लिखना है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं भारतीय किसान के कष्ट। तो सबसे पहले हम उसके संकेत बिंदु अलग से बना लेते हैं कि हम इसमें लिखेंगे क्या क्या। अन्नदाता की कठिनाइयाँ, कठोर दिनचर्या और सुधार के उपाय। किसान समाज की रीढ़ की हड्डी है। भारतवर्ष प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए भारत की समग्र अर्थव्यवस्था किसान पर निर्भर करती है। भारत का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है। अब हम देखते हैं कि अन्नदाता की कठिनाइयाँ आखिर क्या है। बच्चों, आपने इस तरह से हेडिंग नहीं लिखनी, ये केवल समझाने के लिए लगाए गए हैं। आपको ये सारा का सारा एक ही पैराग्राफ में लिखना है। भारतीय किसान की खेती पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहती है। परिश्रम से प्राप्त अनाज को व्यापारी लोग सस्ते भावों पर खरीदते हैं। ये है अन्नदाता की कठिनाई। भारतीय किसान शिक्षित नहीं होता, अपने परंपरागत तरीकों द्वारा अन्न उत्पन्न करता है। कठोर दिनचर्या क्या है किसान की? सबसे उठने से पूर्व किसान उठ जाता है। कड़ाके की ठंड हो, गर्मी का मौसम हो या बारिश हो, वह कभी भी आलस नहीं करता। हर दिन फसल बर्बाद होने के डर से जीवन जीता है। तो हमें इसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए? किसानों द्वारा पैदा की गई फसल की उन्हें उचित कीमत मिलनी चाहिए। नवीन पद्धति से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अर्थात उन्हें उत्साहित करना चाहिए। अगला हम उदाहरण देखते हैं स्वच्छता आंदोलन। तो यदि स्वच्छता आंदोलन विषय आ जाता है तो हम इसके संकेत बिंदु बनाएंगे। स्वच्छता आंदोलन क्यों होना चाहिए? क्या बदलाव आता है? हमारे क्या क्या उत्तरदायित्व हैं? इसमें हम लिखेंगे 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इस अभियान में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के कारण स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। ये क्यों हुआ? समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए। एक कहावत है, स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन निवास करता है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए
स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। तो बदलाव क्या क्या हुए? स्वच्छता से संबंधित जानकारी अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए खुद को बदलना ज़रूरी है। लोगों को शौचालय के लाभ के बारे में बताएं। विद्यालय के प्रतियोगिता में स्वच्छता के लिए नाटक का मंचन करें। चित्रकारी प्रतियोगिताओं को में स्वच्छता के विषय को दर्शाएं। इससे लोगों में बदलाव आएगा और इसी से ये स्वच्छता आंदोलन सफल हो सकता है। हमारे क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? ठोस और तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रणालियों को प्रचालित करना, अधिक से अधिक कूड़ादानों का इस्तेमाल करना, उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। जल ही जीवन है, इसे स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। तो इस तरह से हम पूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए भारत स्वच्छ अभियान को एकजुटता, कर्तव्य निष्ठा और विश्वास के साथ सही शक्ति और दिशा प्रदान कर सकते हैं। देश के प्रति संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें और शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को अपने में समाहित कर एक सभ्य समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। यदि हम एक और उदाहरण लेते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो जिसमें हम संकेत बिंदु बना सकते हैं कि निराशा, जब मन हार जाता है तो निराशा आ जाती है, एक अभिशाप के समान है। हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है और परिवर्तन कैसे आएगा? सकारात्मक सोच से। इसमें हम लिख सकते हैं कि परिस्थितियां मनुष्यों को तभी हारने पर विवश कर सकती हैं जब वह स्वयं घुटने टेक दे। सफलता के मार्ग पर कदम बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति अचानक सफलता का प्रयास करना छोड़ देता है। इसका एकमात्र कारण उसकी हिम्मत हारना होता है। हमारी पराजय का सीधा सा अर्थ है कि विजय के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया है। निराशा एक अभिशाप के समान है। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता क्या होती है? निराशा होती है। मनुष्य की शक्ति का एक बड़ा भाग क्षय होने से ऐसा लगता है कि मनुष्य का कोई काम नहीं होने वाला। निराशावादी व्यक्ति ही ज्योतिषी, भविष्यवक्ता आदि के पीछे चक्कर में लगाते रहते हैं। जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है वह हर चीज़ में नकारात्मकता चीज़ें ढूंढने लगता है। हमें इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। मनुष्य की हार और जीत उसके मनोयोग पर आधारित होती है। मन में हम जिस प्रकार के विचार धारण करते हैं, हमारा शरीर उन्हीं विचारों के अनुरूप ढल जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक सोच लानी है। वो कैसे आएगी? कम डरो, अधिक आशा रखो, कम खाओ, ज़्यादा पचाओ, कम कराहो, ज़्यादा सांस लो, कम बोलो, कहो ज़्यादा, प्रेम अधिक करो और तब सभी अच्छी चीज़ें आपकी होगी। सकारात्मक सोच को अपनाना एक ऐसी कला है जो जीवन में संतुष्टि और खुशी सहज ही भर देती है। एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखती है, वही एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में एक नया अवसर दिखता है। कहा जाता है कि यदि कमरे में अंधेरा है तो उसे बाहर निकालने के लिए प्रकाश चाहिए। उसी प्रकार नकारात्मकता को निकालने के लिए, यानी नकारात्मक अवगुण है और उसे निकालने के लिए हमें सकारात्मक गुण और आदतों को ही अपने अंदर समाहित करना चाहिए, उसी की ही आवश्यकता है। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि कौन सा विषय आता है तो आप किस विषय पर अनुच्छेद कैसे लिख सकते हैं कि पहले संकेत बिंदु बनाइए, उसकी रूपरेखा बनाइए, तत्पश्चात आप उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप इन अनुच्छेद को फिर से दोबारा से पढ़िए और सीखिए कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। धन्यवाद।